नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम चौक पे। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम 24/8/2023 फर्स्ट शिफ्ट अभी 10 से 12 2 घंटे की एग्ज़ाम संपन्न हुई है। एग्ज़ाम के क्वेश्चन काफ़ी मॉडरेट और टफ भी थे। बाद में हम इस पर डिस्कस करेंगे कि इसकी कट ऑफ क्या जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन को पैटर्न को देखने से लगता है कि यह एग्ज़ाम निश्चित एक अधिकारी लेवल का था, न कि 1 to 5 क्लास के प्राइमरी टीचर के लिए था। फिर भी चलिए देखते हैं, शुरू करते इस क्वेश्चन को और देखते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे बताया है यहाँ पे, हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया है। ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसका सही आंसर होगा जम्मू और कश्मीर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया था? तो ये प्लांट अभी स्थापित किया गया नहीं है, इन फ्यूचर होने वाला है, लेकिन जो लोकेशन सिलेक्ट कर लिया गया और ये गुजरात राष्ट्र में होगा। कहाँ पे होगा जी? गुजरात में होगा। इसका सही आंसर होगा गुजरात। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी के जीवन में पहले ज्ञात प्रकाश के पीछे कौन था? ये बिल्कुल बहुत ही डीप क्वेश्चन था। बहुत सारे बच्चों ने इसको रिवीजन किए होंगे, लेकिन गलती होगा। इसके सही आंसर एच.एस. पोलक होना चाहिए। अभी मैं भी इस पर कन्फर्म नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरे ख्याल से एच.एस. पोलक इसका सही आंसर होना चाहिए। इरविन तो बिल्कुल नहीं होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को। करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग के सदस्य है? तो ध्यान दीजिए, I2U2 ग्रुपिंग में संयुक्त अरब अमीरात भी है, इजराइल भी है, भारत भी है। इसलिए इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से पूछा है, 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का। इसका सही आंसर व्लादिमीर पुतिन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फिर छठा क्वेश्चन देखते हैं। तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच यानी FIPIC शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो ये जो शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था दोस्तों, पापुआ न्यू गिनी में हुआ था। कहाँ पे? पापुआ न्यू गिनी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। रोवन विल्सन किस शहर के पहले श्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं सॉरी। तो रोवन विल्सन जो है न्यूयॉर्क के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। इसका सही आंसर होगा न्यूयॉर्क, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? तो हमारे भारत के सबसे ज़्यादा व्यापारिक भागीदार कौन से हैं? USA। और USA इसका सही आंसर होगा USA नहीं बताया था और सिफारिश भी किया था कि नाटो प्लस में भारत को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। आगे क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दोस्तों गोसोपोडिनो को दिया गया था। किसको दिया गया था? गोसोपोडिनो को दिया गया था। 9 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जॉर्जी गोस्पोडिनो को। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन है, ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी ट्विटर के CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो ट्विटर के नए CEO कौन है जी? लिंडा याकारिनो। इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 53.57%। तो 11 का आंसर होगा ऑप्शन ए 53.57%। क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है, सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है जानी जाती है। तो सुभद्रा देवी जो है वो पेपर मेसी कलाकार के रूप में है। पेपर मेसी कलाकार है सुभद्रा देवी, पेपर मेसी कलाकार है। इससे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है और उम्मीद भी किया गया था क्वेश्चन आएगा। तो भारत के संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम है पद्मश्री बिमल पटेल। इसका राइट आंसर होगा बिमल पटेल। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। केरल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था? यह क्वेश्चन बहुत ही डीप में जाके क्वेश्चन पूछा गया है। इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ई। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 करंट से रिलेटेड है। किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को
ओबीसी का दर्जा दिया। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने ही अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दे दिया है। चलिए मिडिएवल हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 16 है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मोरक्को के थे। तो इब्न बतूता जो थे वो कहाँ के थे? मोरक्को के थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन थोड़ा डीप भी गया है, इसलिए आप लोग घबराए नहीं, इसका कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाने वाला है। वीडियो के लास्ट में हम कट ऑफ के बारे में भी डिस्कस करेंगे, तब तक पहले क्वेश्चन को रिव्यू कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पूछा है, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, इससे राइट आंसर होगा डी। डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है? तो लेक सुपीरियर झील के बारे में संबंध में सत्य है, ऑप्शन नंबर बी। कनाडा और यूएसए के मध्य में भौगोलिक सीमा बनाती है, यही ऑप्शन सही होगा। 18 का ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, मोर टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा शुक्र। और इसका राइट आंसर होगा ए शुक्र ग्रह। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछ रहा है कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? मैप से क्वेश्चन है, कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वेनेजुएला। सिर्फ एक वेनेजुएला है, चिली और अर्जेंटीना नहीं है। इसका राइट आंसर होगा वेनेजुएला। 20 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी के सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? दोस्तों सबसे पहले होता है क्षोभ मंडल, सबसे पहले क्षोभ मंडल, उसके ऊपर होता है मध्य समताप मंडल, और समताप मंडल के ऊपर होता है मध्य मंडल, उसके बाद होता है ताप मंडल और बहिर्मंडल। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। देखिए ऑप्शन सी में है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, बहिर्मंडल। ठीक है, क्वेश्चन में 21 का आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड है, स्थानांतरणशील कृषि का स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग बताए। इसका राइट आंसर देखिए, लद्दाख मलेशिया, ये बिल्कुल सही है। मिल्पा रेडोसिया जिम्बाब्वे, ये भी सही है। चीन बांग्लादेश, ये भी सही, इसलिए तीनों सही है। इससे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा अपने स्कोर के बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन पूछा है, अक्षांश दशांतर से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं। ग्रीनविच यानी 0 डिग्री दशांतर होता है ना, तो ग्रीनविच से 30 डिग्री पूर्व में पूछ रहा है। किधर पूछ रहा है? पूर्व में पूछ रहा है। तो पूर्व में जाने पर समय बढ़ता है, तो 30 डिग्री में हम कितना हो जाएगा? 30 डिग्री गुने 4 मिनट, यानी टोटल 120 मिनट। 120 मिनट बराबर 2 घंटे। तो 12 बज रहे हैं, 12 1 और 1 2, यानी दोपहर के 2 बजेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 का सी, दोपहर के 2 बजेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन पूछा है, महासागरीय परपट्टी का मुख्य खनिज घटक कौन से है? तो दोस्तों महासागरीय परपट्टी का मुख्य खनिज घटक सिलिका और मैग्नीशियम होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा है, कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? मल्चिंग, देखो दोस्तों मल्चिंग एक प्रक्रिया है जिसमें फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थों के परत से ढकते हैं। मल्चिंग में क्या करते हैं? फसलों के बीच खाली जो जमीन होता है उसको पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परतों से ढकते हैं। इस प्रक्रिया को मल्चिंग कहा जाता है, इसलिए 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा है, पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसके अवस्थितियों का सही युग्म बताइए। दोस्तों इसका राइट आंसर देखिए क्या होगा। केजी बेसिन है, ये बंगाल की खाड़ी में सही है। लुधियाना क्षेत्र गुजरात में भी सही है, और सुरमा घाटी असम में भी सही है, यानी तीनों सही। से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? दोस्तों छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल 2 जनजातियां हैं, तो किस पेड़ की पूजा करते हैं? इसका राइट आंसर होना चाहिए इमली। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन सी इमली होना चाहिए, क्योंकि छोटा नागपुर में मुंडा और संथाल दोनों जाति इमली के पेड़ की पूजा करते हैं।
इसलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 28, 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बहुत ही हल्का क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? तो जायद फसल कौन है? देखो तरबूज, खीरा, खरबूज, जायद, तीनों के तीनों जायद फसल है, इसलिए इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं दोस्तों। 29वां क्वेश्चन पूछा क्या है, देखिए सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था, बिल्कुल सही है। व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे, गलती। पहला विनोबा भावे थे और दूसरा जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यही कथन सत्य है। और ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, नहीं ये गलत है। इसलिए 29 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पूछा है बिहार स्पेशल से, बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गाय अधिवेशन में भाग लिया था? दोस्तों कांग्रेस के गाय अधिवेशन में भाग लेने के लिए मेरे ख्याल से इसका राइट आंसर हो जाएगा उरांव। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उरांव, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 से पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, सॉरी, तो ऑप्शन ए में है इंडियन स्पेक्ट्रम, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बिल्कुल सही है। सॉरी ये गलत है, यह नहीं होगा, इंडियन स्पेक्ट्रम सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं होगा। ऑप्शन बी में दिया है यंग इंडिया यानी महात्मा गांधी, बिल्कुल सही है। और एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, ये भी बिल्कुल सही है। इसलिए कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 का ए जो है इंडियन स्पेक्ट्रम सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा लिखा गया नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 से थोड़ा सा फंसाया हुआ है। 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई? दोस्तों 1938 जो अधिवेशन हुआ था हरिपुरा अधिवेशन, इसका अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। इसका अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। लेकिन क्वेश्चन पूछा राष्ट्रीय योजना समिति के किसकी अध्यक्षता में स्थापना की गई? जिसका जो राष्ट्रीय योजना समिति था उसकी स्थापना जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गई, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 32 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, जवाहरलाल नेहरू, इन्हीं की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई। लेकिन 1938 जो कांग्रेस का अधिवेशन हरिपुरा हुआ था उसका अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन थे? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये तो बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। महात्मा गांधी एंड बिहार, इस पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा है किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया? दोस्तों ये टैक्स, चौकीदारी टैक्स कब मना किया गया? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का हिस्सा है। किसका? 1930 का हिस्सा है, इसलिए इसका राइट आंसर रहेगा 34 का बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं दोस्तों। साथ ही इस वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि लास्ट हम कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे, और इस चैनल को थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत ही अच्छी रिव्यू दे रहा हूं मैं बीपीएससी टीचर 1 to 5 एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट का, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 को। क्वेश्चन नंबर 35 से पूछा है वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन को वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? दोस्तों ये भी बहुत ही पॉपुलर नाम था, और वयोवृद्ध महिला इनका नाम था अरुणा आसफ अली। इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन सी। ग्रैंड ओल्ड मैन पूछे दादा भाई नौरोजी, और वयोवृद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी, तो इसका राइट आंसर होगा अरुणा आसफ अली। इसलिए क्वेश्चन 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में है किस स्थान पर बीजे तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी 1916 में? तो तिलक ने 1916 में कहां पर स्थापना की थी? पुणे में। इसलिए 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पुन्ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 में दोस्तों क्वेश्चन पूछा है हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन वहीं जो किसान आंदोलन नेता थे शाहजानंद सरस्वती। इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 का ए, शाहजानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 से भी बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ह्यूरोज। राइट आंसर ह्यूरोज, ऑप्शन सी। 38 का राइट आंसर ऑप्शन सी ह्यूरोज होगा, क्योंकि ह्यूरोज ने कहा था रानी लक्ष्मीबाई को कि
यहाँ वह औरत जो सोई है वह विद्रोही में एकमात्र मर्द है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। क्वेश्चन 39 में जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? ये अंतरिम सरकार के बारे में पूछा है 1946 के बारे में। तो अंतरिम सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? हमारे जगजीवन राम थे, बाबू जगजीवन राम। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाबू जगजीवन राम। क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहे हैं 1918 के किस महीने में चंपारण की कृषि कानून यानी चंपारण एग्रेरियन एक्ट यूरोपियन नीला बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? इसका राइट आंसर होगा नवंबर में हुआ था। कब हुआ था? नवंबर में। 40 का ऑप्शन ए सही होगा, नवंबर महीना। 41 में क्वेश्चन थोड़ा डीप जाकर पूछा है। क्वेश्चन है मांटेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से किस पुस्तक का प्रस्तावित किया था? दोस्तों मांटेस्क्यू की एक पुस्तक है द स्पिरिट ऑफ द लॉन्च। कौन सी पुस्तक? मांटेस्क्यू की पुस्तक है द स्पिरिट ऑफ द लॉन्च। इसी पुस्तक ने लिखा था कि इन विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को सेपरेशन कर दिया जाए, शक्तियों का विभाजन कर दिया जाए। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 41 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निवर्णीकरण का कौन सा मुख्य कारण होगा? दोस्तों निवर्णीकरण मतलब वनों की कटाई से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि रेलवे मार्ग बिछाने के लिए बहुत सारे जंगलों की कटाई की गई थी और इमारती लकड़ी को प्राप्त करने के लिए कटाई की गई थी, इसलिए 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 जो कह रहे हैं भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है? धर्मो रक्षति रक्षता, कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, आप ऐसे ही बना लेते। इसका राइट आंसर होगा भारत का सर्वोच्च न्यायालय, और ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। धर्मो रक्षति रक्षता किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद, इसलिए 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि निम्नलिखित आंदोलन में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल नेतृत्व किया था और सफल भी रहा था? इसका तो बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बारदोली सत्याग्रह गुजरात। जो बारदोली सत्याग्रह गुजरात हुआ था उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? हमारे वल्लभ भाई पटेल थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहे हैं भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं। मंदी का बाद का प्रभाव संकेत करता है 20वीं सदी प्रारंभ में विश्व अर्थव्यवस्था कैसे एकीकृत हो गई थी? ऑप्शन बी कह रहा है मंदी ने भारतीय खेतिहरों, किसानों, आयात और निर्यात के प्रतिकूलता से प्रभावित किया था। बिल्कुल सही है। और ऑप्शन सी कह रहा है मंदी ने भारतीय व्यापार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया था। ये भी सही है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 45 का राइट ऑप्शन होगा डी, क्योंकि उपयुक्त एक में से एक से अधिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 को जो अध्यादेश जारी किया था, किसमें? सामाजिक और शैक्षणिक रूप में आरक्षण के लिए, वो किस वर्ष निर्मित हुई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होना चाहिए 1992। इसका राइट आंसर 1992 यानी ऑप्शन नंबर बी। 46 का राइट आंसर ऑप्शन बी 1992 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 47 को आइए देखते हैं। 47 कह रहा है एंगल मेडिसिन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी में कितने प्रतिशत अंशदान था? दोस्तों इसका राइट आंसर सी नहीं तो डी होना चाहिए। इसका राइट आंसर डी ही लीजिए, इसका राइट आंसर डी होना चाहिए। 47 का क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 को आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है सूची, दो सूचियों का मिलान करना है। पहले में क्या दिया है? विशेष विवाह अधिनियम। दोस्तों विशेष विवाह अधिनियम क्या होगा? 1954 में हुआ था। और ऑप्शन कह रहा है दहेज निषेध अधिनियम। दहेज निषेध अधिनियम। तो दोस्तों दहेज निषेध अधिनियम कब आया था? तो 1961 में आया था। कब आया था? 1961 में आया था। इसलिए बी का हो जाएगा 4 और एक का हो जाएगा 2। अब देखिए खोजेंगे, ए का 2, बी का 4। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 48 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले स्वीकार कर लिया गया? दोस्तों पुनः फैक्ट याद है? इसका राइट आंसर होगा अल्पसंख्यकों के अधिकार का संरक्षण। 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में बोला है पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री
इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी थी? इसका राइट आंसर होगा धर्मपाल। कौन लिखा था? धर्मपाल ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, धर्मपाल। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व, क्या बंधुत्व के बारे में पूछ रहा है, मुख्यतः किससे आश्वासित करता है? दोस्तों, नागरिकों का न्याय, उनकी स्वतंत्रता और समानता, देश की एकता और अखंडता और व्यक्ति की गरिमा। मेरे ख्याल से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 51 का राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मुख्य रूप से तो देश की एकता और अखंडता को करता है, लेकिन इस ऑप्शन डी में दिया है उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 पूछ रहा है इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? किसने कहा था भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? इसका राइट आंसर होना चाहिए रंजन गोगोई। 52 का ऑप्शन बी, रंजन गोगोई ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है सुमेलित कीजिए। तो गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ नारा किसने दिया था? इंदिरा कांग्रेस ने दिया था। ऑप्शन बी बता रहा है लोकतंत्र बचाओ, तो लोकतंत्र बचाओ तो जनता दल ने दिया था, जो बाद में आज बीजेपी बन गया है। तो देखिए ए का दो किस ऑप्शन में है? थोड़ा इसको मिनिमाइज करते हैं। ए का 2 और बी का 3, ए का 2 बी का 3, ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? तो यह स्टेटमेंट किसने दिया था? दीनदयाल उपाध्याय ने। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 को। क्वेश्चन 56 कह रहा है निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहर की प्रमुख मांग कौन सी थी? ऑप्शन ए पढ़िए, वन क्षेत्र में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने हेतु खेतिहरों का प्रवेश खोलना, सही है। बेगार का उन्मूलन भी, ये भी सही है। राजस्व में कम, ये भी सही है। यानी इसका राइट आंसर होगा 56 का ऑप्शन डी, क्योंकि उपयुक्त में से एक से अधिक सही होना चाहिए। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, इसका राइट आंसर होगा 56 का डी होगा। आगे क्वेश्चन 57। अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो गया साइंस का। 57 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है प्रत्येक कोशीय स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचरण की प्रक्रिया को क्या किस रूप में जाना जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जैविक आवर्धन के रूप में। 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जैविक आवर्धन। क्वेश्चन नंबर 58 को देखिए, जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? इसका ऑप्शन देखिए, सीमित संसाधन, ये भी सही है। जन्म दर, इससे भी निर्धारित किया था। जनसंख्या वृद्धि दर, भी, इसलिए 58 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा होगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। जनसंख्या का वहन क्षमता, सीमित संसाधन, जन्म दर, जनसंख्या वृद्धि दर, तीनों पर डिपेंडेंट करता है। चलिए क्वेश्चन में 59 देखते हैं। 59 पूछ रहा है मेथेमोग्लोबिनेमिया। दोस्तों मेथेमोग्लोबिनेमिया इसका दूसरा नाम क्या है? ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्या है? ब्लू बेबी सिंड्रोम। और ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर होगा नाइट्रेट। पानी में जब नाइट्रेट मिल जाता है उस पीने से ब्लू बेबी सिंड्रोम बीमारी नामक होती है। तो 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 60 पूछ रहा है पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह डैश होता है। इसका राइट आंसर एक दिशिक होगा। क्या होगा? एक दिशिक होगा। इसका राइट आंसर होगा एक दिशिक। 60 का राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 61 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 61 पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का संघटक है? तो सूक्ष्मजीव भी है, पादप भी है, जंतु भी है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त एक में से अधिक। पारितंत्र का संगठक कौन कौन है जी? ये तीनों होगा, इसलिए इसका राइट आंसर होगा 61 का डी। क्वेश्चन नंबर 62 पूछ रहा है कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? लैंडफिल खेतों में कौन सी गैस पाई जाती है जी? तो इसका राइट आंसर होगा मीथेन गैस। इसका राइट आंसर क्या होगा? मीथेन गैस। क्वेश्चन नंबर 63 पूछ रहा है निम्न कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? आहार श्रृंखला क्या होता है? तो आहार श्रृंखला प्रतिनिधित्व ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। देखो पादप को खाते हैं हिरण और हिरण को खाता है शेर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन पूछ रहा है 64 में पर्यावरण में प्लास्टिक डैश की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होती है। क्या वजह? विघटित नहीं होती है। तो प्लास्टिक परजीवी द्वारा विघटित होते हैं, मृत्यु परजीवी द्वारा भी नहीं होती है, जीवाणु द्वारा भी नहीं होती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा।
ऊर्जा में से एक से अधिक इन सबसे नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन वृद्धि नहीं करते हैं, यानी वो स्रोत ऊर्जा के जो कार्बन उत्सर्जित बहुत कम करते हैं, बिल्कुल या ना के बराबर करते हैं। तो देखिए, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र भी होगा, पवन चक्की भी होगा और सौर सेल होगा, तीनों होगा, यानी इसका भी राइट आंसर होगा उपयुक्त एक में से अधिक। 65 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को क्या कहा जाता है? आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को क्या कहता है? तो आहार जाल कहा जाता है। क्या कहता है? आहार जाल। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 67 कह रहा है, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का ग्रहण करते हैं, उसमें खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। कितना परसेंट? 2%। 67 का ऑप्शन बी सही होना चाहिए, 2% करते हैं। क्वेश्चन 68 कह रहा है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली? यह तो बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा सुंदरलाल बहुगुणा। क्या होगा? सुंदरलाल बहुगुणा। 68 का राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 69 पूछ रहा है, डैश आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर का मौजूद होते हैं। प्रथम पोषी में कौन आते हैं? स्वपोषी, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो 69 का राइट आंसर होगा सी, स्वपोषी आते हैं आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर। दोस्तों, जो भी इस चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि लास्ट हम कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा टफ है और कट ऑफ ज़्यादा हाई नहीं जाने के चांस है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? तो नाइट्रोजन तो चक्र है, ऑक्सीजन चक्र है, फास्फोरस चक्र नहीं है। तो हमसे पूछ रहा है कौन नहीं है? इसका राइट आंसर होगा सी, फास्फोरस चक्र। क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है, कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुछ जीवाणु। क्या होगा? जीवाणु। जैसे कि शैवाल भी होता है, शैवाल जीवाणु होगा, और शैवाल भी क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाता है, और स्वपोषी दोनों हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 71 का डी। क्या हो जाएगा? 71 का डी हो जाएगा, उपयुक्त एक में से अधिक। क्वेश्चन नंबर 72 पूछ रहा है, थोड़ा लॉजिक है इसमें, किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्ध्य है? तो छोटा तरंग दैर्ध्य किसके पास है जी? परावैंगनी किरणें होगी। किनके पास छोटा तरंग दैर्ध्य? परावैंगनी किरणें। इससे इसका राइट आंसर हो जाएगा 72 का बी। चलिए अब यहाँ 73 में क्वेश्चन से मैथ और रीडिंग शुरू हो रहा है। इसको हम थोड़ा बाद में देखेंगे, पहले जीएस पोर्शन कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर आके मैथ और रीडिंग को करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 में कह रहा है, निम्नलिखित में किसका पीएच मान 7 होता है? सिरका तो अम्लीय होता है, और गैस्ट्रिक जूस ये भी अम्लीय होता है, और पीएच 7 से अधिक यानी कि क्षारीय होना चाहिए। तो रक्त प्लाज्मा इसका 7.4 के बराबर होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 105 का बी होगा। अगला क्वेश्चन 106 नंबर देखिए, एक समान नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है। समान नेत्र लेंस की नाभिक दूरी क्या होगी जी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 25 सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 107 कह रहा है, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया कराने में क्या बनता है? तो शुष्क बुझे हुए चूने पर जब भी क्लोरीन गैस की क्रिया कराते हैं तो हमें विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 107 का बी। क्वेश्चन नंबर 107 का राइट आंसर बी होगा, विरंजक चूर्ण। अगला क्वेश्चन देखते हैं 108। 108 क्वेश्चन बहुत ही हल्का है। क्वेश्चन है, माता पिता में संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वो मतलब वह गुण जो माता पिता द्वारा उनके बच्चों में पाया जाता है। तो ये क्या? जेनेटिक्स होता है, आनुवांशिकता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 8, 108 का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 109 में क्वेश्चन फिजिक्स का क्वेश्चन है, पूछ रहा है, ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात क्या है? दोस्तों, ओम के नियम सत्यापन के लिए देखिए, ए मीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 109 का। ए मीटर को सीरीज में जोड़ते हैं और वोल्ट मीटर को पैरेलल जोड़ते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 110 में पूछ रहा है, लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे तो क्या होगा? लोहे पर फेरस पे क्या डाल रहे हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, 110 का ऑप्शन सी, हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति होगी और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 111 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 पूछ रहा है, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है? दोस्तों,
बाढ़ को रोकने के लिए सबसे अच्छा विधि क्या होता है? वनारोपण होता है, वन लगाना। इसका 111 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 112 कह रहा है खाने के डिब्बे पर जिंक की बजाय टिन की परत चढ़ी होती है। तो खाने के डिब्बे पर जिंक की परत न चढ़ाकर टिन की परत चढ़ाई जाती है, क्यों? क्योंकि टिन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। टिन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। इससे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 12 का ऑप्शन ए सही होगा। टिन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है। क्वेश्चन 113 कह रहा है अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? दोस्तों अंडाशय में एस्ट्रोजन का स्राव होता है, ये भी सही है, और प्रोजेस्टेरोन का स्राव होता है, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से अगर एक से अधिक सही होगा तो ऑप्शन डी में जाएंगे। 113 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 114 पूछ रहा है इमली में कौन सी अम्ल होती है? बहुत ही हल्का क्वेश्चन। इमली में कौन सी अम्ल होती है दोस्तों? तो इमली में होती है टार्ट्रिक अम्ल। कौन सी अम्ल? टार्ट्रिक अम्ल। 114 का बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन कह रहा है 115 कोलीफॉर्म क्या होते हैं? तो कोलीफॉर्म दोस्तों वो पाचन नाल में आंत में चिपके हुए पदार्थ होते हैं। तो ये क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया होते हैं। इसका राइट आंसर यही होगा, ये आंतों पे चिपका हुआ रहता है, इसलिए 115 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, क्योंकि कोलीफॉर्म जो है वो प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया है। 116 क्वेश्चन विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? इसका राइट आंसर पोटेशियोमीटर होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे अगर वोल्ट मीटर किए हैं तो गलत है। विभवांतर में वोल्ट मीटर होता है, विद्युत विभव के लिए पोटेशियोमीटर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 117 नंबर पूछ रहा है चुंबकीय क्षेत्र है। दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र कैसे हैं? यानी अदिश सदिश पूछ रहा है, तो राइट आंसर सदिश होगा, इसमें दिशा होती है। चुंबकीय क्षेत्र सदिश मात्रा है। 117 का राइट आंसर बी होगा। 118 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, थोड़ा सा लॉजिक लगाया, क्या पूछ रहा है? एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार स्थिति कब में धकेल सकता है? यानी किसी व्यक्ति का पृथ्वी पर सबसे अधिक भार कब होगा? तो जैसे जानते हैं कि हम क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो दाब घटता है, और क्षेत्रफल घटाते हैं तो दाब बढ़ता है। तो देखिए लेटेंगे तो क्षेत्रफल बढ़ेगा, तो दाब घट जाएगा। खड़े होंगे यहाँ पे क्षेत्रफल घटेगा, दाब बढ़ जाएगा। इसका राइट आंसर यही होगा, 118 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 119 पूछा है क्लास 10 से, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाले रंगीन प्रकाश हैं। तो कौन सी प्रकाश है जो सबसे अधिक अपवर्तित होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बैगनी। 119 का राइट आंसर ऑप्शन बी बैगनी होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है, तो बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या होगा? तो हम जानते हैं कि तेल पानी पे क्या होता है? ऊपर तैरने लगता है। तो जैसे बर्फ पिघलेगा वह पानी परिवर्तित होगा, तो पानी परिवर्तित होगा तो क्या होगा? मिट्टी के तेल का स्तर ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि तेल जो हमेशा पानी के ऊपर तैरता है, इसलिए इसका राइट आंसर रहेगा उठेगी। मिट्टी का तेल बर्तन में ऊपर की ओर उठेगी। 120 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है। फिर इसके बाद हम कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।